Now, in this class, in the last classes, we discussed what are the different scopes of HRM in an organization. Fine. But in this class, we will understand कि HRM का concept कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ. ठीक है, ये concept हमेशा से ऐसे नहीं था. The role of an HR was considered to be the one which was responsible for maintaining the paperwork of the organization and two, making negotiations of salary on behalf of the employer, right? So since when did this concept of HRM changed? Does someone have an idea? LPG सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. Switch on your cameras. What is LPG? And can someone explain what is LPG? मैम 1991 में LPG इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें मैम L से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इसमें होता है. लिबरलाइजेशन मींस कि मैम पेपर वर्क को लिबरल किया गया. ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम इजीली कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट का सेल वगैरह. और ये प्राइवेटाइजेशन से जो कंपनी बढ़िया से नहीं चल पा रहा था या फिर सिक कंपनी सबको प्राइवेट किया गया. Okay. Sick companies को private किया गया. Anyone else? Please switch on your cameras. It's very easy for me to mark attendance otherwise. Okay. Ruchi, first class? No, ma'am. No. Sun is first class. So both the mediums have been merged here. Okay. थोड़ा सा LPG डिस्कस करते हैं आज, इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे सीधा HR जुड़ा हुआ है. आई टोल्ड यू कि HR हमेशा से ये वैल्यू नहीं रखता था. आज जितना ह्यूमन रिलेशंस को, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हमेशा से ऐसा नहीं था. टेल मी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होगे तुम लोग, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अप्रोचेस टू मैनेजमेंट पढ़े थे? वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट नहीं, हम पूछेंगे नहीं, बस बोलो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, ma'am, पढ़े थे. उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़े थे, उसमें हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी Yes, पढ़े ma'am. थे, Yes, ma'am. मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़े थे. Yes, ये ma'am. था क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट. लेकिन इसके बाद जो न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट आया, ओके, जो न्यू क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट आया, उसमें क्या हुआ? A lot of emphasis was being given on the human relations in the organization, right? ये theories इस direction में आगे बढ़ी कि human relations और informal group in an organization is very very important. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा HR का, यानी humans are important to the organization, इस चीज का ट्रेंड सेट होने लगा. क्योंकि क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में तो ये बोला जाता था कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन टाइट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक हिसाब से चलाएंगे, तो किसी भी टाइप के लोगों को मैनेज किया जा सकता है ना? लोगों का बहुत वैल्यू नहीं था. लेकिन अभी के टाइम पे, और ये जैसे जैसे बढ़ता चला आया, अभी के टाइम पे आप देखिएगा कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इनको रिक्रूटमेंट इनमें होने के टाइम पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीबीएम कहाँ से करके आए हैं और आपको कितना % मार्क्स आया था, ठीक है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का है. हो सकता है आपके बदले कोई 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी वो सिलेक्ट कर ले. Why? Because as long as they think that this particular person is beneficial to the organization, जब तक उनको ये लगता है कि ये बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस चीज को जज करने का उनका अपना एल्गोरिथमिक टूल होता है, ठीक है, उनका प्रॉपर ऐसे नहीं कि वो
पेपर में निकालेंगे कि गूगल का इंटरव्यू होने वाला है. नो, नॉट लाइक दैट. दे हैव देयर ओन algorithmic tool to hire people, and they have full confidence in themselves that they have hired the best people. Okay, जब उन्होंने एक बार हायर कर लिया अच्छे लोगों को sorry, then they try their utmost level कि वो उनको रिटेन करें. रिटेन करने के बाद की जब हम बात करते हैं, then we talk about so many benefits, इतना सारा वेलफेयर, इतनी फैसिलिटी जो एम्प्लॉयज को इजी फील कराना. You know, there is a company which is a Bangalore based company. When a woman employee said that I cannot take a shift because it is too late when I reach my home and it is unsafe, तो उस organization ने, I'm forgetting the name, I read it in an article. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो is it Kaushal? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी मदर का ट्रांसपोर्ट भी उसके साथ अकम्पनी किया. यानी उसका आप अपनी मम्मी को लेकर के आ सकते हैं. इज दैट ओके फॉर ट्रांसपोर्ट? देन दैट गर्ल वाज कंफर्टेबल कि लेट नाइट हो जाता है एंड वी कैन नॉट. तो ये इस टाइप की जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो एचआर ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स पे, यानी वो जानती है कि एक पर्टिकुलर बंदा भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, जब तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, जैसे अमेरिका में जो इसका हेडक्वार्टर है गूगल माइक्रोसॉफ्ट का, आप देखेंगे कि ऑफिस जैसा लगता ही नहीं. You know, they have so many, the entire art of the, you know, state of the art kind of structure in the organization की, और आपको बहुत monotonous feel ना हो, आपका वर्क स्पेस कंफर्टेबल हो. ठीक है, you should not feel tired and monotonous unlike the organizations that we know. इतना इम्पोर्टेंस एचआर पे क्यों? ये इसीलिए हुआ क्योंकि ऑफ लेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को समझा कि सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहने के बावजूद जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है वो क्या होता है? वो होता है आपका स्किल्ड मैन पावर, competent manpower. That is why. And in the beginning of the class, why I said that LPG is important? क्योंकि LPG की पहले की बात कर लेते हैं कि हमारा इकोनॉमी कैसा था, तब एचआर समझ में आएगा. देखो, LPG 1991 में हुआ. उस वक्त the Prime Minister was PV Narasimha Rao and Finance Minister was मनमोहन सिंह. उसके पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी. ठीक है, इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी? मींस वी डिड नॉट बिलीव इन ट्रेडिंग टू मच विथ अदर कंट्रीज. वी डिड नॉट बिलीव इन दैट. प्लस वी थॉट, हमारा ये प्रिंसिपल था कि इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ की जनसंख्या तो इतनी बड़ी है, तो हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो यही कंज्यूम हो जाएगा, तो हमको बाहर से ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं. देखो, एक टाइम तक ऐसा बिलीव करने का भी कारण था क्योंकि हम इकोनॉमी को 2-3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. ठीक है, जैसे आजादी के समय की इकोनॉमी, कि उस वक्त अंग्रेज क्या हालत में छोड़ के गए थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी. ठीक है, तो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन को अगर दे दिया जाता, अलाउ कर दिया जाता, तो लोग ऐसे ही गरीब लोग भूखे मर जाते. एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज पुअर. ओके, तो ये एक इशू था. द फर्स्ट थिंग, उसको आप मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंस का जब एरा था तब क्या हुआ. आफ्टर दैट प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, यानी 1990s के पहले, जिसको हम प्री लिबरलाइजेशन कहते हैं. फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन तुम बोल सकते हो इस 3 पार्ट में, यानी 1991 के बाद से हम कैसे चल रहे हैं. राइट, बहुत सारा चेंज, तो तुम लोग बहुत लकी हो, ये जनरेशन जो सामने से विटनेस किया, इसलिए क्योंकि पैंडेमिक आया. ये इतना बड़ा चेंज आया कि इसने बिजनेस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया. राइट, अगर आप स्कूल को भी एक बिजनेस मान लें तो आपको ये समझ में आएगा कि जहां इतना आर्टिकल्स और इतनी बातें इस बारे में की जाती थी कि बच्चों को फोन नहीं देखना चाहिए, टैब नहीं देना चाहिए, वहां छोटा छोटा बच्चा लैपटॉप पे बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहा है.
राइट, बट द बिजनेस इज फ्लरिशिंग, बिजनेस तो चल ही रहा है। और आप भी अगर ऑनलाइन क्लास अभी ये कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी की देन है, राइट। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो इस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। आप अगर अपने फ्रेंड्स से, अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा नॉट एवरी कॉलेज इज सो सीरियस अबाउट इम्पार्टिंग ऑनलाइन क्लास एज यू वर सपोज टू डू इन क्लास। अब इसमें बोलो अगर कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, जैसे पढ़ाने में हम लोग को भी मन लगता है जब ऑफलाइन क्लास होता है, पढ़ने में भी आपको तब ज्यादा मन लगता है जब ऑफलाइन क्लास रहता है। लेकिन क्योंकि अभी ये एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है जो एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल वे है, जो इनोवेशन किया जा सकता था वो किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? सो coming back to LPG, we'll say ऑर्गेनाइजेशन में 1991 के समय में क्या जरूरत पड़ गई थी एलपीजी इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की? ये जरूरत पड़ी थी कि उस वक्त हमारा फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था, लगभग। कंट्री में करप्शन, क्योंकि जब सरकारी चीजें होती हैं तो आप जानते हैं कि करप्शन कितना पीक पे रहता है। छोटी से छोटी चीज भी करवाने और मनवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया जाना पड़ रहा था। करप्शन वाज एट इट्स पीक, ठीक है। जॉब सेटलमेंट इतना ज्यादा था, प्राइवेट हैंड्स को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता था। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का नुकसान होता है पर प्राइवेटाइजेशन का बहुत फायदा भी है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का बहुत सारा कॉलेज ऐसा है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बोलोगे कि वहां तो एडमिशन होता ही है, एडमिशन होता है, पर वहां इसी बात का बेनिफिट लिया जाता है कि भाई वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम, क्लास लो नहीं लो, एफिशिएंसी डिलीवर कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल की जो हालत है, राइट, सरकारी स्कूल की हालत है जो, और आप अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में आइएगा तो दे आर अंडर प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग वेल बिकॉज दे वांट टू compete and remain in this business, राइट। और ऐसे भी बोला जाता है कि इंडिया में लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ करके बाकी कुछ सरकारी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों को हॉस्पिटल सरकारी नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल सरकारी नहीं चाहिए, कॉलेज सरकारी नहीं चाहिए, बस नौकरी सरकारी चाहिए। और उसका वही कारण है ना। खैर, मोदी जी इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर दिए, सब जगह बायोमेट्रिक लग गया। यस मैम, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो गया मैम। ओके, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो अंडर प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, क्योंकि एफिशिएंसी डिलीवर की जाती है, ठीक है। तो ये जब एलपीजी का एरा आया तो करप्शन और इनएफिशिएंसी पीक पे थी, इसीलिए। और इसका एक और इंटरनेशनल फैक्टर था, यूएसएसआर समझते हो? यस मैम। यस मैम। क्या था? सोवियत यूनियन। हाँ, सोवियत यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर। तो ये जो कंट्री थी, ये जो यूनियन था, ये 15 कंट्रीज का यूनियन था, ठीक है। और 1990s के टाइम पे इंडिया जिस प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा था, इंडिया जिस प्रिंसिपल पे चल रहा था, यूएसएसआर भी सॉरी, यूएसएसआर भी इसी प्रिंसिपल पे था। सोशलिस्ट रिपब्लिक था वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता था कि उसके लोगों के बेनिफिट के लिए काम किया जाए, जैसे हम लोग सोचते थे। लेकिन यूएसएसआर ब्रोक डाउन इनटू 15 कंट्रीज। यूएसएसआर ब्रेक हुआ था ना 15 कंट्री में, उसकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। रशिया। तो जब इतनी बड़ी यूनियन टिक नहीं पाई सोशलिस्ट विचारधारा पे, तो इंडिया को भी लगा कि अगर हम ये पॉलिसी नहीं लाएंगे, अगर हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाएंगे तो हमारा भी हाल उसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब देखो, लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी। लिबरलाइज करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कहते हैं कि ये टीचर लिबरल है, ठीक है, ये टीचर लिबरल है, ये टीचर स्ट्रिक्ट है, मतलब उस टीचर, जो टीचर लिबरल है उनसे मार्क्स आपको थोड़ा कम भी बोल करके ज्यादा मिल जाता है, होता है ना।
लास्ट डेट है मैम प्लीज ये हो गया था मैम, वो हो गया था मैम, प्लीज असाइनमेंट ले लीजिए मेरा। ठीक है, यस मैम, वो आपको अच्छे से पता है कि किस टीचर के साथ ये किया जा सकता है, यस कौन मैम, मानेंगे, जिनके साथ नहीं किया जा सकता उनको तो आप अप्रोच भी नहीं करेंगे। नो मैम, ठीक ओ मैम, यस मैम, ठीक है, मुझे भी लगता है कि नहीं होगा। नहीं होगा। उदार सर से कभी नहीं बोल पाते मैम। ठीक है, तो ये दिस वाज व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन। तो इकोनॉमी को लिबरल की गई, यानी पीपल वर अलाउड टू, पहले क्या होता है एमआरटीपी और ये सब इसी में आता है, ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है, मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस और ये Yes, सब, ma'am. इसमें लिबरलाइज किया गया। इसका मतलब कि पहले क्या था कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, पैसा तब भी लोगों के पास था, कुछ लोगों के पास, लेकिन क्या है, जैसे टेस्ला, अभी टेस्ला का क्या इशू चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसका काफी इशू चल रहा है। टेस्ला वांट्स टू हैव अ प्लांट इन इंडिया, लेकिन उसका गवर्नमेंट के साथ इशू चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि टेस्ला के पास पैसा नहीं है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, लेकिन गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है या कुछ बाधा है जो गवर्नमेंट के साथ चल रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट, फॉर देम इट इज नॉट अ वेलकम थिंग इन इंडिया। यही होता था उस वक्त भी, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं लोग, लेकिन उनको लाइसेंस ही क्लियर नहीं मिलता था। आपको पता है ना, कंपनी लाइसेंस ये सब बैठाने के लिए लाइसेंस क्लियर होता है, जैसे बिहार में भी अगर तुम कुछ बनाओगे फैक्ट्री वगैरह, तो उसके लिए काफी तरीके का क्लियरेंस चाहिए होता है। फॉर सम इंडस्ट्रीज इट वाज लाइक एज लॉन्ग क्यू एज 15 जगह से लाइसेंस क्लियर चाहिए होता है। जब इतना लफड़ा आप पूरे सिस्टम में लगा देंगे तो कौन बिजनेस करना चाहेगा। उसके बाद भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसके बाद भी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी वो ये थी कि 100 करोड़ के ऊपर अगर आपका प्रोडक्शन होता है तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी 100 करोड़ से ऊपर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉफिट मेकिंग अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट डू प्रॉफिट मेकिंग। तो ये लिबरलाइज करने का मतलब क्या था कि ये सब सिस्टम्स को थोड़ा इजी किया गया कि अगर लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस देना वगैरह, ये सब इजी किया गया। कुछ चीजें थी जैसे जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज होती है, जैसे कि डिफेंस, ठीक है, वो सबका ओनरशिप कंप्लीटली गवर्नमेंट रखी, जो सही भी है, ताकि एक यूनिफॉर्म अप्रोच रहे उन चीजों के लिए। आज भी जैसे अगर तुम देखोगे कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। Yes, ma'am. यूनियन लिस्ट क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती, हाँ, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, जैसे डिफेंस, रेलवे। गुड। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट लिस्ट, जिसपे राज्य सरकार बनाती है। और जैसे पुलिस और कॉन्करेंट में एग्रीकल्चर कॉन्करेंट में दोनों। यस मैम। कॉन्करेंट लिस्ट का कोई एग्जांपल है? मैम एजुकेशन और लेबर, ठीक है, Yes, जो तुम ma'am. पढ़ रहे हो अभी, लेबर पे दोनों ही सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लॉ बना सकती है, लेकिन हाँ केंद्र सरकार फाइनल लॉ विल प्रिवेल, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई ऐसा रूल नहीं बनाना है विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू द रूल पास्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। चलो, तो ये सब चीजें लिबरलाइज की गई। नाउ प्राइवेटाइज करने का क्या मतलब था? प्राइवेटाइज करने का मतलब था कि द प्राइवेट पीपल वेर ऑल्सो अलाउड टू कम एंड सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। उसी के बाद से ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स इंडिया में आना शुरू हुए, क्योंकि उसके पहले इतना रिस्ट्रिक्शन था प्राइवेट कंपनीज पे जो ऑपरेट कर भी रही थी, इतना रिस्ट्रिक्शंस था कि इट वाज एज बैड कि तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है, सरकार के हाथ में। ठीक है, then the most important thing that led to the phenomenal change in the world of HR was globalization. ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मैम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ट्रेड करना, मतलब जो बैरियर होता है उसको हटा देना, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। Okay. किसी और का कोई ओपिनियन है? मैम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को लोकल पब्लिक तक पहुंचाना। और वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा?
लोकल प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास में नहीं है। Yes, मैम। इंडिया की बनारसी साड़ी को नहीं बोला जा रहा है अभी कि वर्ल्ड में फेमस कीजिए। इंडिया बनारस की बनारसी साड़ी जब से मोदी जी आए, पूर्णिया का मखाना, ठीक है, ये सारी चीजें, पूर्णिया में मखाना होता है ना यहाँ पे हमारे स्टेट में, इन चीजों को फेमस करने की बात हो रही है। हैंडक्राफ्ट को, खादी के प्रोडक्ट्स को, ये तो लोकली बनती है, लेकिन इसको, ठीक है, तो उल्टी चीज भी जो तुम बोली हो उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। नाउ you all are focusing the concept of globalization only around trade. अच्छा, ये ओमिक्रॉन कैसे आया है, कोविड कैसे आया है? ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आता क्या? नो मैम। नो ये तो ग्लोबलाइजेशन का भी एक साइड इफेक्ट है, कोविड। किसी और कंट्री इसका जन्मदाता है और वो पूरी दुनिया को तबाही मचा रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल तुमने सिर्फ ट्रेड में इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक। क्या ग्लोबलाइजेशन कल्चर का इंटीग्रेशन नहीं है? Yes, ma'am. You agree with this or not? Yes, ma'am. How? अदर कंट्री का कल्चर हमारे कंट्री में आता है और हमारे अदर कंट्री में। जैसे एग्जाम्पल दो, चीजों को एग्जाम्पल से समझो वरना फिर डेफिनेशन में ही रह जाओ। जैसे इतना सारा एग्जाम्पल्स है, इसका तो आप एग्जाम्पल दे ही सकते हैं। जैसे क्रिसमस। जैसे क्रिसमस, ओके। जैसे हैलोवीन। हैलोवीन अभी तुम देखोगे इंडिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, स्कूल में भी स्टार्ट हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को हैलोवीन, जिस समय थैंक्स गिविंग का जो टाइम होता है, और उस टाइम पे हैलोवीन इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी था, शबे बारात में भी जो मुस्लिम्स ऑब्जर्व करते हैं उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि जो डेड हमारे पूर्वज हैं उनको हम एक काइंड ऑफ श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे यहाँ जो पितृपक्ष होता है वो इसीलिए होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। हैलोवीन इज ऑल्सो द सेम थिंग। हैलोवीन का क्या मतलब होता है कि वो भूत प्रेत का चेहरा बना के और एकदम डरावना बना के, तो दिस हैज बिकम मोर एज फन, दिस हैज बिकम मोर एज फन एंड थिंग टू बी सेलिब्रेटेड। जैसे छोटे बच्चों के स्कूल में भी तुम देखोगे कि हैलोवीन डे पे दे आर गिवन कि ये ड्रेस होके आइए, वो ड्रेस होकर के आइए। इज इट नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर? विमेन्स डे का सेलिब्रेशन हमारी इंडियन कंपनीज में बहुत ज्यादा नहीं होता था, ठीक है, कि अगर 8 मार्च है तो एकदम, अब ये एक फेस्टिवल जैसा बन गया है कि विमेन्स डे है। अभी 8 मार्च आएगा तो देखना ऑफिसेस बोलेंगे कि एक दिन के लिए माय गॉड दे विल सेलिब्रेट women as the most celebrated people in their organization. They will take that step as, they will take that event as celebrating all the women employees in the organization. तो जो छोटा छोटा स्टेप्स किया जा सकता है, जैसे दे आर आस्क्ड टू कम इन साड़ी एंड ड्रेस इन डिफरेंटली, छोटे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, केक कटवाया जाता है। अब वुमेन्स डे के बाद अब न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो हर जगह पटना एयरपोर्ट पे फुल डे women have taken the steering in their hand in various departments. तो ये सारी चीजें भी, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। इसका रीजन क्या है, क्यों ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हमको देखने को मिलता है? और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं आज के डेट में, तो क्यों हम बोलते हैं कि द बिगेस्ट quality that a leader should have is that he should be culturally sensitive? क्यों कल्चरली सेंसिटिव होने की जरूरत पड़ती है? हम तो, हमारा थॉट्स तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट आप अगर दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, अब जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, ठीक है, आपकी टीम में 4 लोग होंगे, बहुत प्रॉबेबली क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं पहुंचते जो बहुत इलीट पढ़ने में या जिन्होंने अचीव किया है, डॉक्टरेट की डिग्री, बहुत अच्छा सा रिसर्च वर्क है, पेपर है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत फेयर चांसेस है कि आप इंडियन हैं,
आपके साथ जो काम कर रहा है वो चाइनीज है, एक और जो काम कर रहा है वो जापानीज है, एक और जो काम कर रहा है वो स्विट्जरलैंड का है। अब अगर तुमको क्रॉस कल्चर में प्रॉब्लम है, अगर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, राइट? कल्चरल शॉक समझते हो? कल्चरल शॉक एक वर्ड है एचआर में। जैसे कुछ लोगों को जब यहाँ से कंपनी भेजती है ना ऑन साइट पे, जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसने जापान भेज दिया, ठीक है? कल्चरल शॉक बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। वन रीजन इज फूड ऑल्सो। हम लोग जनरली दूसरे का फूड पे, हम थोड़ी देर के लिए वी कैन टेस्ट समवन एल्सेस फूड, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईटिंग इन समवन एल्सेस लाइफस्टाइल, राइट? वी इंडियंस इन जनरल, हम लोग मसाला पसंद करते हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन का आप इम्पैक्ट समझिए। कल्चर से ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है? वी लाइक स्पाइसेस, राइट? हम लोग जापानीज की तरह बॉइल्ड फूड नहीं खा सकते। They will just put it in water and spread and sprinkle some salt and pepper and they can eat it, relish it like that is the best thing in the world to eat. और हमारे यहाँ हम लोग खा सकते हैं क्या ऐसा? We are not used to of this. हम लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, सबका खाना अलग होगा, बट वी लाइक स्पाइसेस, ओके? अब अगर किसी बंदे को यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑन साइट पे जापान भेज दिया जाता है, ठीक है, एंड ही कैन, जापान में 2/3 वाटर है। किसी भी कंट्री में खाने पीने का क्या सिस्टम है, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है। जैसे इंडिया में लैंड है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए खेती होती है यहाँ पर। वहाँ पानी है 2/3, इसलिए उनका मेजर खाना क्या है? सी फूड है, ठीक है? मोमो, नूडल्स, ये सब कहाँ का खाना है? नॉर्थ ईस्ट का जनरली, क्योंकि इन चीजों में कोई प्रिपरेशन नहीं लगती है। आप स्टीम कर देंगे, प्लेन पानी से आप स्टीम कर देते हैं, वो टेस्टी होता है और पूरे इंडिया में खाया जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उसका रीजन है कि वो वहीं से क्यों ओरिजिनेट किया है। उनके पास रिसोर्सेज नहीं था इतना रोटी बनाने का और सब्जी बनाने का, क्योंकि वहां पे लैंड है ही नहीं, ठीक है? पहाड़ में हर चीज आप नहीं कर सकते। तो दीज आर द रीजंस कि ज्योग्राफी किसी जगह की बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वहां के कल्चर को गाइड करने में। जैसे आप यहाँ से लद्दाख चले जाएंगे तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ लिविंग एट सच हाई ऑल्टीट्यूड, लेकिन वहां पे लोग रहते हैं आराम से, राइट? तो ये जब हुआ, जब ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, देखो बाहर तो यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज, दीज वर ऑलवेज रिच एंड दीज वर ऑलवेज वेरी डेवलप्ड। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि वो लोग भी इंडिया में आकर अपना ट्रेड करना शुरू किए। दे केम विद देयर कंपनीज। हमारी जो इंडियन कंपनीज थी वो भी बेहतर इफिशिएंसी के लिए क्या करना शुरू की? बेहतर इफिशिएंसी के लिए हमारी कंपनीज ने भी फॉरेन एक्विजिशन लेना शुरू किया, ठीक है? जैसे अगर लगता है कि इस कंपनी को कोई पर्टिकुलर सीईओ अच्छा चला सकता है, तो वो माइंड नहीं करेंगे कि वो इंडियन सीईओ ही होना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुमको बताते हैं कि अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, यू नो दिस, एंड अफ्रीका बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, राइट? नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है अफ्रीका। ग्रीनरी बहुत है, पानी बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है। द थिंग इन विच दे लैक इज ह्यूमन ब्रेन, एंटरप्रेन्योरशिप। जो आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, उसका 4th फैक्टर ही लैकिंग है उसके पास। उसके पास लैंड, लेबर और कैपिटल अच्छा खासा है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग व्हिच इज हेवीली लैकिंग इन अफ्रीका। उसकी कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसको बहुत रिसेंटली आजादी मिली है, जैसे लाइक इन युगांडा 1975, इतना लेट, ठीक है? तो वहां लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वो लोग कहाँ से हायर करते हैं? फॉरेन से हायर करते हैं, ठीक है? जो टॉप लेवल पे एम्प्लॉयज हैं वो इंडियन हैं, वो अमेरिकन हैं, वो यूरोपियन हैं। तो आप देख रहे हैं मिक्स ऑफ कल्चर। अब जो बंदा ऊपर बैठा है और वो अमेरिकन है, क्या वो अपना अमेरिकन सिस्टम फॉलो नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए? करेगा।
करेगा ना। अगर आप इंडियन है और आपको कोई चीज आपको ऊपर बैठा दिया जाएगा, ऑब्वियसली यू विल ब्रिंग अलोंग विथ यू द इंडियन कल्चर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे हमारे यहाँ आज भी ये सिस्टम है, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ोगे ना, आईबीएम पढ़ोगे, तो अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या इंडियन स्टाइल या फ्रेंच स्टाइल या चाइनीज स्टाइल, अरेबियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें पढ़ोगे तो इंडियन स्टाइल के बारे में पता है क्या कहा जाता है? सोचो, दिस इज इन बुक, दिस कल्चर इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बुक में है कि अमेरिकन में क्या होता है कि दे वन पर्सन इज अकाउंटेबल, जो टीम मैनेजर है दैट पर्सन इज अकाउंटेबल, जो टीम मैनेजर है दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर टेकिंग फॉर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, लेकिन जब जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं, देन जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज मोर अबाउट टीम हार्मनी। यू अंडरस्टूड? इसीलिए बोला जाता Yes, है कि ma'am. जापानीज कंपनीज में जब तुम काम करने जाओगे ना, जो कंपनीज जापानीज है, दे बिलीव इन अ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट विथ यू, लाइफ टाइम रिलेशनशिप। काम करवाते हैं लेकिन वो दे आर नॉट क्विक इन फायरिंग यू। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है या आप स्लगिश है, वो जल्दी आपको फायर नहीं करेंगे जैसे लेकिन अमेरिकन दे आर वेरी क्विक टू फायर यू। और इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ये बोला जाता है, हम लोग घर में कैसे हैं कि हम लोगों को जो काम बता दिया जाता है, पापा बता देंगे, दादाजी बता देंगे, मम्मी बता देंगे, दादी बता देंगी, हम लोग मुंह देखते हैं उनका कि वो अब हमको बताएंगे कि क्या करना है और हम वो काम करके रखते हैं। ऐसा है कि नहीं इंडियन कल्चर? Yes, ma'am. वी फोकस मोर ऑन फैमिली ओरिएंटेशन, और वही चीज हम बिजनेस में भी लेके जाते हैं। मतलब वी डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोला जाता है इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर वाले ने जिसने जो जैसा बता दिया है वो हम कर बहुत अच्छे से देंगे। देखो ये इन जनरल है, कोई भी चीज बोली जाती है वो इन जनरल होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है। इन जनरल जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फैमिली की तरह ही जहां हमको अच्छा लगता है कि ऊपर से कोई बता दे और हम वो कर दें, हम ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, द सेम गोज इन देयर। अच्छा, अब देखो, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी देन है एमएनसीज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, दीज आर द बिगेस्ट गिफ्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है एमएनसीज के पास इतना पैसा होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास इतना पैसा होता है कि दिस इज एज मच एज स्मॉल कंट्रीज एंटायर जीडीपी। किसी छोटी कंट्री के जीडीपी जितना पैसा किसी एमएनसी के पास होता है, जैसे कोको कोला होगी या जैसे एचपी होगा, या आप जितना फेमस है आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे हायर द बेस्ट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब बाहर के लोग आते हैं, देखो हमारे यहाँ तो लेबर शुरू से था ना, आज भी लेबर चीप है, हमारी जनसंख्या ही इतनी है। चाइना में, इंडिया में क्यों आते हैं बाहर से, यूरोप से लोग आते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाने के लिए, क्योंकि यहाँ लेबर बहुत सस्ता है। और हमारे यहाँ को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है कि दो भाई एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ गरीबी है इतनी। ऑल्दो हम लेबर लॉज गाइड करते हैं, बट दैट इज नथिंग। आप एक यूरोप के लेबर को जितना चार्ज देंगे, उसके आधे पैसे में इंडिया का लेबर आता है। जस्ट इमेजिन, ये रीजन है। तो पैसा उनके पास था, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, लेबर हमारे पास था। So when they came, when they were invited to make, to be like MNC in India, तभी क्या हुआ कि they brought technology with themselves, they brought new ideas with themselves, they brought new ways of doing management practices with themselves, and it combined with the labor who was present in India, और फिर हम धीरे धीरे वैसे काम सीखे। तो दिस वे वी लर्न। फॉरेन की कंपनीज जो थी वो हमेशा एचआर को फोकस करती थी, इट ऑलवेज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, हम ही नहीं करते थे। तो ग्रेजुअली ये चीज हम लोगों ने उनसे सीखी, समझ में आया? दिस वाज अ मेजर थिंग। उसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज ऐसी थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो हमने उनसे सीखी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम बहुत धड़ल्ले से पीपीटी बनाते हो, कोई प्रेजेंटेशन होगा या हम बोलेंगे कि क्लास में पीपीटी लेंगे, तो तुम आराम से पीपीटी बनाओगे,
but this PPT concept was also brought by the foreigners. कि PPT के concept से training होती है, ये भी this was brought by them. दूसरा, ऑनलाइन ट्रेनिंग. ठीक है, अभी आपको ये लगता है ना 2022 में कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, हाँ सब कुछ ऑनलाइन, अगर आपका जनरेशन खासकर, क्योंकि आप यही सब देख के बड़े हो रहे हैं कि पैंडेमिक में और क्या क्या जुगाड़ करके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. बट ऑनलाइन ट्रेनिंग एक बहुत इफिशिएंट मेथड था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या बाकी चीजों के लिए भी. दिस कॉन्सेप्ट, दिस न्यू टेक्नोलॉजी वाज आल्सो ब्रॉट इन बाय द फॉरेनर्स. ओके, प्लस न्यू मेथड्स ऑफ स्टाफिंग. ठीक है. नाउ उसके अलावा देयर वर ग्लोबल पीपल, यानी जो ग्लोबल पर्सनल थे, जो अच्छे लोग थे फॉरेन के, जिनसे लगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, उन लोगों को भी हायर किया जाने लगा. तो ऑब्वियसली जब टॉप का मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फिलॉसफी होती है ना, फिलॉसफी होती है. जैसे टाटा में आपको मिलेगा कि वो जनरली दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल. लेकिन रिलायंस में आपको पता चलेगा कि वो उनका रिलायंस का प्रोडक्ट भी देख करके और बाकी चीजें भी आपको समझ में आएगा, दे आर कंप्लीटली प्रॉफिट मेकिंग. राइट, दिस डिपेंड्स अपॉन द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब टॉप का मैनेजमेंट जैसा होता है, उस हिसाब से फिलॉसफी और वर्किंग स्टाइल और वर्किंग कल्चर भी होता है. दूसरी चीज, जब हम एम्प्लॉयज वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ, देन वी सी दैट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. देखो, अभी जो हम डे केयर सर्विसेज की बात करते हैं, हालांकि ये हर जगह नहीं है अभी भी. डे केयर सर्विसेज, यू अंडरस्टैंड? नो मैम, एक बार बता दीजिए. डे केयर, एनीवन अंडरस्टैंड्स डे केयर? No, ma'am. राजू कुमार? Yes, ma'am. Is this the time to join? What time is it? I've taken you today, but from the next class, I'll not let you in. Okay? It's just 10 minutes for this class to get over. मैम पता नहीं था इसलिए लेट हो गया. डे केयर सर्विसेज का क्या मतलब होता है? जैसे जो वर्किंग विमेन हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे वो कहाँ रखेगी जब वो जॉब के लिए जाएगी? तो if there is nobody at home to take care of the child, the organization, the organization, they make arrangements as daycare. जैसे बहुत सारा बैंक है, उसमें आप सुने होंगे, पब्लिक बैंक्स है, वो ये फैसिलिटी देते हैं कि आपका एक रूम अलॉटेड होता है, उसमें आया होती है बच्चों के खेलने के लिए, दूध के लिए, all these things. The woman can take that child along with her in the organization and then pick her up back while going to home. ठीक है, ये काइंड ऑफ वेलफेयर सर्विसेज है. समझ में आई बात? डे केयर सर्विसेज का मतलब जिम फैसिलिटीज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देती है, ये मालूम है? मालूम है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जिम भी होता है. Yes, ma'am. ओके, एंड फ्लेक्सी आवर्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. Yes, ma'am. ठीक है, वर्क फ्रॉम होम. Yes, ma'am. वर्क फ्रॉम होम तो खैर अब बहुत ही कॉमन हो गया, छोटे छोटे बच्चे Yes. जानते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाज प्रॉपर्ली अ बेनिफिट दैट ह्यूमन रिसोर्स के लिए शुरू किया गया था. वर्क फ्रॉम होम इनिशियली वैसे लोगों को दिया जाता था जो ऑफिस आने के लिए एबल नहीं है. ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अभी भी, अब तो खैर पूरी दुनिया ही वर्क फ्रॉम होम कर रही है. अब Then- तो हम भी कर रहे हैं. Yes, as a student also you're working from home, imagine. Now, restructuring एक concept था, restructure करना, वो भी आया. पहले we as Indians, we with traditional methods, we could not understand that restructuring of the organization
can lead to so much of impact. जैसे डाउनसाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा हैं तो उनकी छटनी आपको समझ में आता है, डाउनसाइज करना, रीसाइज करना, रीडिप्लॉयमेंट जैसे देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मशीन आई तो मशीन्स का कोई मेथड ऑटोमेट हुआ। पहले जहां 10 वर्कर्स काम करते थे वहां वो मशीन 10 वर्कर्स का काम अकेले कर रही है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ यस मैम। मान लो कि 10 वर्कर्स का काम मशीन अकेले कर रही है, तो उन 10 वर्कर्स का क्या होगा? क्या उनको निकाल देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से? नो, then in that case they are redeployed to some other work which is less in capacity. लेकिन the primary function of redeployment is to maintain their employment. Okay, voluntary retirement scheme, VRS सुने हो? VRS नहीं सुने हो तुम लोग? क्या मैम, रिपीट है? VRS पापा लोगों के मुंह से सुने होंगे VRS। यस मैम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या होता है ये? जब वो काम रिटायर होने से ये पहले होता है मैम, resign- जो रिटायरमेंट के पहले जो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, यानी आपकी मर्जी है तो आप रिटायर हो जाइए। स्कीम निकली है कि जिनको भाई अपनी मर्जी से निकलना है आप निकल सकते हैं। वीआरएस बैंक में काफी सक्सेसफुल भी हुआ, बैंक में, पब्लिक बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। नाउ वीआरएस ऐसे लिया गया, इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोला जाता है। ये सब चीजें हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से सीखी। जब एक्सेस एम्प्लॉइज हैं, आपको लोगों को हटाना है तो आप वीआरएस दे करके उनको बाहर कर दीजिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन हैंडशेक। ओके, ठीक है। कॉम्पेंसेशन मेथड का मतलब ग्लोबलाइजेशन में एलपीजी के पहले सिर्फ सैलरी था कि आपका सैलरी है, पीएफ बनता है, आपका पेंशन बनता है, एंड लाइकवाइज ईएसओपी जानते हो? एलटीसी, ईएसओपी, ये हम कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लास में दे चुके हैं, पेरोल की क्लास में। ईएसओपी क्या था? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। और एलटीसी इज लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, ईएसओपी का मतलब होता है कि जैसे ये थोड़े मतलब अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाने के बाद मिलता है, बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न है ये सब देती है। मतलब जो तुम्हारा कॉम्पेंसेशन पैकेज डिजाइन होगा ना, उसमें तुम्हारे कॉम्पेंसेशन पैकेज डिजाइन होने के टाइम पे तुमको उतना मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, बट तुमको कंपनी का स्टॉक दिया जाएगा, कंपनी का शेयर दिया जाएगा। मान लो, और वो शेयर कम प्राइस पे, जैसे कि बाहर किसी के लिए वो 200 रुपए पर शेयर है, तो तुमको हो सकता है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे 150 रुपए, 140 रुपए की पर शेयर के फॉर्म में दे दिया जाए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कंपनी एक बार तुमको बहुत मोटा पैसा देने से बचती है, और तुम्हारा बेनिफिट ये होता है कि तुम एक तरीके से शेयर खरीदने का क्या मतलब होता है कि आप उस प्रोपोर्शन में उस कंपनी के मालिक बन गए। तो अब कंपनी किसी और की है तब जो तुम्हारा डेडिकेशन होगा, और कंपनी तुम्हारी है तब जो तुम्हारा डेडिकेशन होगा, दोनों में फर्क होगा? Yes, ma'am. होगा। इन द लैटर केस योर डेडिकेशन विल बी मोर, तभी तुम्हारा डेडिकेशन ज्यादा होगा। तुम भी चाहोगे कि कंपनी बहुत अच्छा तरक्की करे ताकि शेयर का प्राइस बढ़े, और लॉक इन पीरियड के बाद तुम अलाउड होते हो
कि तुम उसको बेच सकते हो। लेकिन हाँ, कंपनीज भी ये टर्म एंड कंडीशन रखती है कि मान लो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 साल तक तो तुम उस कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, राइट, वरना उतना शेयर्स तुम्हारा चला जाएगा। और जो शेयर्स होता है वो इतने अच्छे हैवी अमाउंट में दिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ शेयर ज्यादा होता है तो अच्छे अमाउंट में दिया जाता है, तो उसे क्या होता है, पैसा काफी बनता है। इसीलिए वो एक एम्प्लॉय का भी लालच होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस मैम। In the next class, we will start with the activities. पहला एक्टिविटी जो हम लोग करेंगे HR वर्कशॉप में, पहली एक्टिविटी that will be recruitment and selection. ठीक है? अभी तक आप इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते थे कि रिक्रूटमेंट भी वही है और सिलेक्शन भी वही है, पर ऐसा नहीं होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन are two different words, the details of which we will discuss in the next class. So the next class, the topic will be recruitment and selection. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.